आज की कहानी बहुत ही खास है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है एक रानी और साधु के संबंधों की, जो अवैध कार्य में लिप्त होकर एक शक्तिशाली बच्चे का जन्म देते हैं। कंचनपुर नामक एक राज्य में विक्रमादित्य नामक राजा राज करता था, जो अपनी न्यायप्रियता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। राजा विक्रमादित्य की रानी माधुरी जितनी सुंदर थी, उतनी ही समझदार और दयालु भी थी। उसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था और उसके कोमल हृदय ने कंचनपुर राज्य के हर नागरिक का दिल जीत लिया था। रानी माधुरी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उसकी एक मुस्कान से पूरा महल रोशन हो जाता था। बहुत समय बीतने के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त हो गए थे कि अब वो रानी माधुरी को उतना समय नहीं दे पा रहे थे जितना पहले देते थे। कंचनपुर राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए रोज नई चुनौतियां सामने आ रही थी। अब रानी का मन बेचैन रहने लगा था। वो जानती थी कि राजा की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन फिर भी मन ही मन में वो उसकी कमी महसूस कर रही थी। वो महल के आंगन में अकेले बैठी रहती थी और अपनी सारी चिंताओं और शंकाओं से घिरी रहती थी। उसकी आंखों में उस समय एक खामोशी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। राजमहल के पास में ही एक छोटा सा उपवन था। रानी अपना मन लगाने के लिए कभी कभी वहां घूमने चली जाती थी। एक दिन वो देखती है कि उसी जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। ये साधु जंगल में एकांत वास करते थे, जो रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर थे। रानी उस साधु के पास जाती है तो रानी ने एक गहरे मानसिक और शारीरिक आकर्षण को महसूस किया। रानी और साधु का मिलन धीरे धीरे एक अवैध संबंध में बदल गया, जिसे रानी जंगल में हर रात जब महल की रोशनी मंद हो जाती थी और जब राजा गहरी नींद में सो जाते थे, तब रानी जंगल की ओर चल पड़ती थी। वो एक ऐसे स्थान पर जाती जहां साधु तपस्या करता था। वहां रानी साधु से अपनी इच्छाओं को पूरा किया करती थी। फिर सुबह होने से पहले वो राजमहल में लौट जाती थी। रानी ने राजा के प्रति अपना व्यवहार ऐसा रखा कि उन्हें कभी शक ना हो। वो राजा का पूरा ख्याल रखती थी, उनसे मधुर बातें करती थी और राजा के हर आदेश का पालन भी करती थी। राजा को लगता था कि रानी उनसे बहुत प्रेम करती है। साधु और रानी का ये संबंध अब गुप्त रूप से बढ़ता जा रहा था। साधु रानी की हर इच्छाओं को पूरा करता था। रानी माधुरी और साधु का रिश्ता गहराता गया। साधु का व्यक्तित्व इतना रहस्यमय था कि रानी उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। रानी केवल एक शासक की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्त्री थी जो अपने भीतर की शक्तियों और सत्य को पहचानने की कोशिश कर रही थी। साधु ने कभी रानी के समक्ष अपने भावनाओं का खुलकर प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उसने रानी की यात्रा में उसका साथ देना शुरू किया। रानी और साधु के बीच अब एक गहरा बंधन बन गया था। वह दोनों जंगल में घंटों एक साथ बिताते और ध्यान साधना करते थे और जीवन के गहरे अर्थों पर विचार करते थे। रानी को अब साधु के साथ बिताए गए समय में एक नई दिशा और संतुलन महसूस होने लगा था। साधु के शब्द और उसकी शांति उसे प्रेरित करती थी और धीरे धीरे वो अपने भीतर की ताकत को महसूस करने लगी। रानी ने महल के सेवकों को अपने वश में कर लिया था। जब भी वो वन जाने का मन बनाती थी, वो महल के भीतर किसी उत्सव या पूजा का आयोजन करने की योजना बना देती थी। सेवक और मंत्री उसी में व्यस्त रहते थे और रानी साधु से मिलने के लिए चुपचाप निकल जाती थी। राजा विक्रमादित्य को कभी किसी बात का आभास नहीं हुआ। उन्हें मुस्कान और प्रेम भरे शब्दों से भरपूर संतुष्ट करती थी। रानी ने धीरे धीरे महल के कुछ गहने और बहुमूल्य वस्तुएं साधु को देना शुरू कर दिया। वो साधु के लिए अनमोल चीजें लेकर आती थी और बदले में साधु से मंत्रों और रहस्यमय शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करती थी। एक दिन साधु ने रानी से कहा, राज्य का असली नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होना चाहिए, न कि राजा के पास। रानी, जो अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्णतः समर्पित हो चुकी थी, इस विचार से सहमत हो गई। साधु ने धीरे धीरे रानी को समझाया कि यदि वह चाहे तो राजा को अपने रास्ते से हटाकर राज्य पर नियंत्रण कर सकती है। ये विचार रानी के मन में एक चिंगारी की तरह जल उठी। एक दिन साधु ने रानी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हर समय होना चाहिए। रानी ने चुपके से साधु को महल के भीतर एक गुप्त स्थान में रहने की अनुमति दे दिया। साधु
अब महल में छिपकर रहने लगा। लेकिन इस बात का पता केवल रानी और उनकी सबसे विश्वास पात्र दासी को था। साधु ने राजा के दैनिक कार्यों और महल के नियम कानूनों पर गहराई से रखनी शुरू कर दिया। साधु ने रानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो रानी को कुछ खास जड़ी बूटियां देता था, जिन्हें रानी राजा के भोजन में मिलाकर उन्हें देने लगी थी। अब राजा की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और रानी के अजीब व्यवहार को लेकर चिंतित होने लगे थे। महल के कुछ वफादार मंत्री और सैनिक राजा को सतर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रानी ने अपनी चतुराई से इन सी प्रयासों को विफल कर दिया था। एक दिन रानी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा कि राजा को अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समय के लिए राज्य के कार्यों से दूर रहना चाहिए। रानी स्वयं राजकाज संभालने का सुझाव देती है और राजा, जो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, इस बात से सहमत हो गए। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के जाल में फंस चुकी थी, साधु ने एक गुप्त योजना बनाई कि राजा विक्रमादित्य को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। एक दिन रानी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा कि राजा को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, कुछ समय के लिए राज्य के कार्यों से दूर रहना चाहिए। रानी स्वयं राजकाज को देखेगी और राजा, जो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, इस बात से सहमत हो गए। राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे जीवन की अब कोई उम्मीद नहीं बची है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राजमहल की साजिश पूरी तरह से सामने आए और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो उठाओ। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आखिरी शक्ति से अपने मंत्री को आदेश दिया कि वो रानी की साजिश को उजागर करने के लिए पूरी तरह से लग जाए। साधु ने रानी से कहा, तुम्हारी शक्ति को अब और अधिक बढ़ाने का समय आ गया है। साधु ने रानी को बताया था कि उनके संबंध से एक विशेष संतान पैदा होगी जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। ये बच्चा सिर्फ एक शाही राजकुमार नहीं होगा, बल्कि उसके भीतर वो शक्ति और सामर्थ्य होगी जो राज्य की किस्मत बदल सकती है। हालांकि साधु का वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही था। वो जानता था कि रानी का गर्भ राज्य के भविष्य को बदलने वाला था। रानी के गर्भवती होने के बाद उसका दिल भय और संकोच से भर गया। वो जानती थी कि उसका बच्चा शाही परिवार के लिए एक रहस्य बनेगा। महल में ये खबर फैलते ही सभी लोग चकित रह गए। रानी माधुरी को लेकर कई तरह की अटकलें लगने लगी। राजा विक्रमादित्य भी चुपचाप इस स्थिति का सामना कर रहे थे। वो रानी से प्यार करते थे और उसकी भलाई चाहते थे, लेकिन ये अजीब घटना उनके लिए भी चौंकाने वाली थी। रानी ने महसूस किया कि ये उसकी आत्मिक यात्रा के दौरान आए बदलावों का हिस्सा था। वो जानती थी कि इस वक्त उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। इस समय उसने महसूस किया कि ये गर्भ केवल एक शारीरिक बदलाव नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा और शरीर दोनों में एक नई शुरुआत का संकेत था। रानी को अब ये यकीन था कि साधु का बच्चा ना कि दिव्य होगा, बल्कि वह अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए राजा विक्रमादित्य से भी अधिक ताकतवर होगा। इधर मंत्री रानी की साजिश का पता लगाने के लिए दिन रात एक हो उनके दिल पर गहरा आघात लगा। वो समझ गया कि रानी और साधु के बीच कुछ बड़ा खेल चल रहा है। अब राजा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो किसी बड़े कदम को नहीं उठा पा रहे थे। राजमहल में कुछ लोग अब रानी और साधु की गतिविधियों के बारे में जानने लगे थे। एक गुप्तचर जो महल के भीतर हमेशा छुपकर काम करता था, उसने एक दिन रानी और साधु की एक मुलाकात को देखा। गुप्तचर ने रानी और साधु को एकांत में बात करते हुए सुना कि वे दोनों एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में योजना बना रहे थे। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो इस हालात को सहन नहीं कर पा रहे थे। राजा विक्रमादित्य के दिल में अब केवल एक ख्याल था, क्या वो अपने राज्य को फिर से उसी तरीके से संभाल पाएंगे। राजा का संदेह अब पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से अपने राज्य और अपनी पत्नी की साजिश के बारे में जान चुके थे, उसने इस बात को अपने दिल में छिपा कर रखा। वो ये नहीं चाहते थे कि प्रजा और महल के अन्य लोग इस सच्चाई को जाने, क्योंकि इससे राज्य में अराजकता फैल सकती थी। लेकिन राजा अब एक विकल्प तलाशने में जुट गए थे, क्योंकि वो ये समझ चुके थे
कि रानी और साधु की साजिश इतनी जटिल हो चुकी थी कि उन्हें अपनी शक्ति का एक और रूप अपनाना था। राजा के सबसे विश्वास पात्र मंत्री ने अब अपनी योजना बनाई। वो राजा से कहा, महाराज, आपको अब जल्द से जल्द एक मजबूत कदम उठाना होगा। रानी और साधु की साजिश को खत्म करने के लिए हमें उन्हें गुप्त तरीके से नष्ट करना होगा। साधु और रानी की योजना अब इस स्तर पर पहुंच चुकी थी कि वे राजा विक्रमादित्य को पूरी तरह से अपदस्थ करने की योजना बना चुके थे और उनका बच्चा राज्य का नया शासक बनेगा। राजा विक्रमादित्य, जो अब लगभग मृत्यु के कगार पर थे, राजा ने एक गहरी सांस ली और अपने विश्वास पात्र मंत्री से कहा, हम इस साजिश को खत्म करके रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। राजा विक्रमादित्य, जिन्हें महल और प्रजा में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक माना जाता था, असल में इतने कमजोर नहीं थे। ये सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। असल में राजा को धोखे से बीमार बना दिया गया था ताकि वो साधु रानी के साथ समय बिता सके और वो गर्भवती हो जाए। ये सब साधु और रानी मिलकर राजा को अपने जाल में फंसा चुके था। साधु जानता था कि रानी को अपने जाल में फंसाने के बाद ही वो अपनी पूरी साजिश को अंतिम रूप दे सकता था। साधु ने राजा विक्रमादित्य को जानबूझकर बीमार कर दिया था। साधु ने अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया था कि कोई भी वैद्य इसे सही से पहचान नहीं पा रहे थे। रानी, जो अब साधु के हर निर्देश का पालन कर रही थी, धीरे धीरे राजा के लिए ऐसा माहौल तैयार कर रही थी जिसमें वह कमजोर हो जाए और अपनी आत्म नियंत्रण खो बैठे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी कमजोरी को महसूस किया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ये सब कुछ साधु और रानी की साजिश का हिस्सा था। जब राजा विक्रमादित्य का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया था, राजा ने राजमहल में उन सभी प्रमुख मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को बुलाया जिनसे वो विश्वास रखते थे। उन्हें ये योजना दी कि वे सभी राजमहल की सुरक्षा बढ़ा ले और ध्यान रखें कि साधु और रानी के बीच कोई भी संदिग्ध गतिविधि न हो। राजा ने अपने दरबार में एक अफवाह फैलाना शुरू किया कि उसकी बीमारी और बढ़ती जा रही है, अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है और जल्द ही उनका अंतिम समय आ सकता है। इस अफवाह ने राज्य भर में हलचल मचा दिया। राजा विक्रमादित्य का ये कदम काफी चतुराई से उठाया गया था। उन्होंने जानबूझकर अपनी स्थिति को कमजोर दिखाया ताकि रानी और साधु ये सोचने लगे कि उनका जीत अब आसान हो गया है। साधु और रानी अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब महसूस करने लगे थे। रानी, जो गर्भवती होने के बाद राजा से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी, अब अपनी पूरी ताकत से साधु के साथ मिलकर राज्य पर कब्जा करने में लगा रही थी। साधु ने रानी से कहा, अब हम सब कुछ अपनी मुट्ठी में करेंगे। राजा विक्रमादित्य की कमजोरी का फायदा उठाने का समय आ गया है। रानी ने साधु के साथ मिलकर राजा के खिलाफ अपनी साजिशों को और बढ़ा दिया। वे दोनों इस विश्वास में थे कि राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और उसका अंत नजदीक था। राजा ने एक महाज्ञानी वैद्य से मिलकर वो अपनी खोई हुई ताकत धीरे धीरे फिर से प्राप्त करने लगे। राजा के विश्वास पात्र मंत्री ने उसे बताया था कि साधु की तंत्र शक्तियां असल में राजा की ताकत को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। राजा पहले की तरह शक्तिशाली महसूस करने लगे थे। उनका शरीर पहले जैसा सशक्त हो गया था और उन्होंने खुद को फिर से एक महान योद्धा के रूप में महसूस किया। अब वो अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए तैयार थे। राजा विक्रमादित्य ने एक अंतिम सभा बुलाया। इस सभा में पूरे राज्य के मंत्री, अधिकारी और दरबारी भी शामिल हुए। रानी और साधु को भी बुलाया गया, लेकिन वे दोनों ये नहीं समझ पा रहे थे कि राजा अचानक इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गया। राजा ने सभा में घोषणा किया कि प्रिय दरबारियों, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राजा ने साधु रानी के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। साधु और रानी महल में बुरी तरह से घबराए हुए थे। साधु भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मंत्री और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। रानी भी चुपचाप अपने अपराध स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब वो समझ चुकी थी कि उसे भी राजा के सामने जवाब देना होगा। राजा ने दोनों को सामने लाकर कहा, तुम दोनों ने इस राज्य की सभ्यता और प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। तुमने मुझे और मेरी प्रजा को धोखा दिया है। अब तुम्हें इसका खामी भुगतना होगा। राजा ने आदेश दिया कि साधु को
राज्य के बाहर के जंगल में जानवरों का भोजन बनने के लिए छोड़ दो राजा। विक्रमादित्य की योजना के अनुसार साधु को जंगल में छोड़ दिया गया। वहां उसे जानवरों के हवाले कर दिया गया और ये दृश्य राज्य वासियों के लिए एक चेतावनी बन गया कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का राज्य में कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन साधु की हालत जंगल में बहुत बुरी हो गई थी। जानवरों ने उसे अपना भोज बना लिया। शक्ति और छल का खेल कभी स्थायी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर रानी की स्थिति भी खराब हो गई थी। राजा के सामने सच्चाई उजागर होने के बाद वो अब अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी गर्भावस्था का बोझ अब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी भारी हो चुका था। रानी का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि राजा विक्रमादित्य ने अब उसे पूरी तरह से पहचान लिया था। एक दिन रानी ने सोचा कि अब अगर वो राजा के सामने अपने अपराध का पश्चाताप करके माफी मांग ले तो शायद वह उसे कुछ और मौका दे। लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये बहुत ही कठिन निर्णय होगा। एक और उसका प्यार और शक्ति का लालच और दूसरी ओर उसका दिल जो अब सच्चाई को समझ चुका था। राजमहल में कुछ दिन बीत गए। राजा विक्रमादित्य ने राज्य की शक्ति को फिर से संभाल लिया। उसने राज्य की प्रजा से वादा किया कि कोई भी बाहरी या आंतरिक खतरा अब नहीं होगा। लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि राजमहल में कोई ना कोई शक्ति हमेशा उसे चुनौती दे सकती है। उसने ये तय किया कि रानी को शरण देने का कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन उसे राज्य की सशक्तिकरण प्रक्रिया में भाग लेने का एक नया अवसर मिल सकता है यदि वह अपनी गलती को सच में समझे और राज्य के लोगों के सामने माफी मांगे। राजा विक्रमादित्य ने एक और सभा बुलाई। रानी को बुलाया गया और उसने अपने सभी मंत्री और दरबारियों के सामने खड़े होकर कहा, मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और मैं राज्य के प्रति अपने अपराधों का पश्चाताप करती हूँ। मैं अब एक नई शुरुआत चाहती हूँ जहाँ केवल सत्य और विश्वास की शक्ति होगी। राजा विक्रमादित्य ने रानी की बातों को सुना और फिर कहा, तुम्हें अब नई राह पर चलने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर इस राज्य को फिर से एक आदर्श राज्य बनाएंगे। राजा ने फैसला किया कि रानी को एक नई भूमिका में काम करने का अवसर मिलेगा, लेकिन वो हमेशा उसकी निगरानी में रहेगी। राज्य की प्रजा ने ये परिवर्तन देखा और राजा की न्यायप्रियता और दूरदर्शिता की सराहना किया। ये कहानी अब सिर्फ धोखाधड़ी और प्रतिशोध की नहीं बल्कि एक व्यक्ति के आत्म सुधार और सच्चाई की शक्ति को भी दर्शाती थी। राजा विक्रमादित्य ने राज्य को नई दिशा दी, जहां हर व्यक्ति को अपनी गलती से सीखने और सुधारने का अवसर था। और इस प्रकार विक्रमादित्य का राज्य फिर से समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया और उसकी शासन नीति को इतिहास में एक उदाहरण के रूप में याद किया गया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।